मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एथेनॉल के बारे में बात करने जा रहा हूं कि सरकार एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए किस किस तरह के कदम उठा रही है, किस किस तरह के उपाय कर रही है। एथेनॉल क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह बेसिकली एक प्रकार का ईंधन है और खासकर मैं जो बात करने जा रहा हूं वह पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप के ईंधन के दृष्टि से कर रहा हूं। अभी इससे जुड़ी हुई दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। एक खबर तो यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने 100% एथेनॉल के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यानी कि यदि मेरे पास कार है तो मैं अपने कार में एक ऐसा ईंधन भरवा सकता हूं जो 100% एथेनॉल का है और यह कानूनी रूप से सही होगा। तो अभी तक क्या होता था, इसे थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। दरअसल अभी तक होता यह था कि सरकार ने अलग अलग तरह के एथेनॉल के मिश्रण को अपनी स्वीकृति दी है। सबसे पहले स्वीकृति मिली थी E20 को। ई जो शब्द है वो एथेनॉल का पहला शब्द है, एथेनॉल। तो एथेनॉल का पहला शब्द E20 कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा ईंधन है, मोटे तौर पर कह लीजिए कि यह एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें 80% तो पेट्रोल है जो होता है वो है, और इसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया है। तो इसे कहा गया E20। यहां से हमारे यहां इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद फिर E22 आया, E25 आया, E27 आया और E30। समझ में आ गया होगा। E30 का मतलब है कि इसमें 30% एथेनॉल है और 70% पेट्रोल है। इससे पहले आपने जो खबर पढ़ी होगी उसमें यह था कि सरकार ने E22 से लेकर E30 तक के एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर शुल्क में पूरी तरह से छूट दे दी है। शुल्क में छूट दे दी है। लगभग मोटे तौर पर कह लीजिए कि 12 रुपए शुल्क लगते थे, 11 रुपए 90 पैसा एग्जैक्ट है। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था, तो सरकार ने इस पर छूट दे दी है। इसका मतलब है कि E22 से लेकर के E30 तक का जो एथेनॉल है वह लगभग 12 रुपए सस्ता हो गया मोटे तौर पर। तो जब सरकार इस तरह की छूट देती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि भाई अब यह चीज तुलनात्मक रूप से सस्ती हो गई है, तो अब आप इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। यानी कि उसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाती है। यानी कि सरकार यह चाह रही है कि आप E22 से लेकर के E30 तक का जो एथेनॉल ईंधन है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, और E20 तक का तो अभी तक आप कर ही रहे हैं। तो सरकार धीरे धीरे इसे बढ़ाने के बारे में सोच रही है और कुछ ही दिनों पहले बाकायदे जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने E85 ईंधन लॉन्च कर दिया है। E85 ईंधन ये तैयार है, लॉन्च हो गया है। यानी कि एक ऐसा ईंधन जिसमें एथेनॉल 85% है और पेट्रोल केवल 15% है। और अब सरकार ने 100% को अनुमति दे दी है। यानी कि बहुत जल्दी मार्केट में ऐसा ईंधन आ जाएगा जो E100 होगा, यानी कि पूरी तरह से एथेनॉल होगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, आइए अब इस विषय पर थोड़ी सी बातें करते हैं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं जो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो क्या इसका उत्तर देना आपके लिए जरा भी मुश्किल होना चाहिए? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी जो तेल की जरूरत है, ईंधन तेल की जरूरत है,
उसका लगभग हम 80-85% आयात करते हैं। उसमें हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। सोच करके देखिए कितनी विदेशी मुद्रा इस पर हमें खर्च करनी होती है। तो हम चाहते हैं कि हम इस मायने में जितना संभव हो सके आत्मनिर्भर बन सकें, या इसे दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि अपने आयात को कम कर सके। जो एथेनॉल है, एथेनॉल का हम अपने यहां उत्पादन कर लेंगे तो इससे पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम होगी, तो आयात ऑटोमेटिक तरीके से कम हो जाएगा। जो दूसरी बात है वह अभी वर्तमान संकट को लेकर के है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम एशिया में जो संकट पैदा हुआ है, उस संकट के कारण ईंधन के तेल के लिए कितनी ज्यादा छटपटाहट है। पूरी दुनिया में एक प्रकार से तबाही सी मची हुई है। इसकी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बुरी तरह से बाधित हो गई है और अभी इसकी पूर्ति के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े। राशनिंग सी करनी पड़ी, खासकर कमर्शियल सेक्टर में। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई जा रही है, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई, क्योंकि हमारी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि सरकार ने कीमत बढ़ाई नहीं थी, जबकि उन्हें पहले की तुलना में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की दुगनी कीमत देनी पड़ रही है ऑलमोस्ट। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बन जाएं। तो ठीक है, सरकार इसके लिए अलग अलग तरह के कदम उठा रही है और आप जानते हैं कि हमारा जोर जो अभी सबसे ज्यादा है वह अक्षय ऊर्जा पर है, ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन पर है, जिसमें सोलर एनर्जी और विंड्स एनर्जी और इन सब पर हम काम कर रहे हैं और काफी तेजी से काम हो रहा है और इसमें काफी सफलता मिल भी रही है। लेकिन अब जैसे सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ठीक है फैक्ट्रियों और दूसरी जगहों के लिए तो आप कर लेंगे, लेकिन गाड़ी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो गाड़ी हम किस तरह की लेकर के आ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम लेकर के आ रहे हैं और धीरे धीरे देखिए उसकी काफी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार ने विकल्प के तौर पर अब एथेनॉल को भी एक्सेप्ट किया है और 100% की अनुमति देती है। यहां अब 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो खासकर अभी डिबेटेबल है और जिन पर खूब बहस हो रही है। नंबर 1, जो एथेनॉल का जो एवरेज होता है गाड़ी में वो कम होता है, लगभग 20 से 30% तक उसका एवरेज कम होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर चल रही है, लेकिन जब आप इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 20 से 30% की कमी आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो एथेनॉल की कीमत आप रखेंगे वो कम से कम 30-40% कम होना चाहिए पेट्रोल की तुलना में, तभी कंज्यूमर उधर जाएगा, अदरवाइज उधर क्यों जाएगा? तो सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा किया जाना संभव होगा? नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी जो गाड़ियां हैं अभी जो व्हीकल्स है वो अभी इसके लायक नहीं है। आपको उस तरह के इंजन तैयार करने होंगे जिसके लिए बाकायदे इंजीनियरिंग में बदलाव करना होगा, इंजन का नए तरीके से समायोजन करना होगा, परीक्षण करना होगा, प्रमाणन करना होगा, खासकर ईंधन से जुड़े हुए जो पुर्जे होते हैं उनमें बदलाव करने होंगे, तब जाकर के कहीं हमारी ऐसी गाड़ी तैयार हो सकेंगी जो 100% ईंधन का इस्तेमाल कर सके। हालांकि इसके लिए भी कोशिश हो गई है और हमारे जो मंत्री महोदय हैं गडकरी जी, उन्होंने जब 100% एथेनॉल को स्वीकृति दी तो उन्होंने बाकायदे एक बात घोषित की कि जो मारुति सुजुकी है उसका जो वैगनार है वो 100% एथेनॉल की कंपैटिबिलिटी वाला वर्जन लॉन्च कर चुका है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि जो दूसरी कंपनियां हैं वे भी इस पर जबरदस्त रूप से काम कर रही हैं, यानी कि गाड़ियों का बनना शुरू हो गया है। अब जो तीसरा जो संकट आएगा वो आएगा इसके पेट्रोल पंप स्थापित करने को लेकर के, पूरे देश में इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कि वो कैसे किया जाए, उसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन जब कोई भी देखिए नया काम इस तरीके का शुरू किया जाता है, कदम उठाए जाते हैं, तो उनमें वक्त तो लगता ही है। एक पॉइंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए यहां स्पेशली मैं बताना चाहूंगा रेफरेंस के रूप में, वो ये है कि ब्राजील ने इसके बारे में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर ली है। ब्राजील में 100% एथेनॉल
की अनुमति है और वहां यह सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत भी जो कदम उठाने जा रहा है वो कहीं न कहीं ब्राजील से प्रेरित होकर के ही है। अब जो अगली जो बहुत बड़ी चिंता की बात है वो खासकर एथेनॉल के उत्पादन को लेकर के है और ये चिंता बहुत जायज है। जो एथेनॉल बनाया जाता है वो बेसिकली गन्ना और शुगर जो कंपनियां होती हैं, चीनी मिल, उनके बायो प्रोडक्ट्स से बनाया जाता है। और आप जानते हैं कि गन्ना एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा पानी मांगती है और हमारे यहां पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। सरकार लगातार ऐसे कृषि के लिए कोशिश कर रही है जिसमें पानी का कम उपयोग होता हो। गन्ना और धान, ये दोनों फसलें बहुत ज्यादा पानी की मांग करती हैं। इसीलिए एक आलोचना का बिंदु यह भी है कि क्या सच में भारत को यह करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पानी का संकट है। दोस्तों, अब अंतिम पॉइंट कि देखिए, जब हम एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज निकलेंगी और हमने नेट जीरो का वायदा किया हुआ है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है उसमें पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन उसकी एक सीमा है कि उसमें बैटरी लगती है, उसमें जो कलपुर्जे लगते हैं, वो सारा कच्चा माल हमें बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। और इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा विकल्प है वह है कंप्रेस्ड बायोगैस का। इसकी बहुत ज्यादा हमारे यहां जरूरत है, क्योंकि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो कृषि और पशुधन अपशिष्टों के उत्पादन से बनाया जाता है और इससे हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी और आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। तो निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि सरकार को इसके बारे में एक मिली जुली रणनीति लेकर के चलना चाहिए कि ठीक है, एथेनॉल भी है, पेट्रोल भी है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है और कंप्रेस्ड बायोगैस भी है। तो इस तरह से अगर हम मिली जुली रणनीति लेकर के चलेंगे तो शायद ज्यादा अधिक व्यावहारिक होगा। दोस्तों, अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।